खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। झोला छाप डॉक्टर मिलने पर 3 अस्पतालों के लाइसेंस किए निलंबित। CMHO ने बक्तल की चौकी क्षेत्र में की कार्रवाई। आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद जाबाज जितेंद्र को दी अंतिम विदाई। रैनी के नवलपुरा के थे निवासी। सरकारी नौकरी की चाहत में पिता पर हमला कर बनाया बंधक। मालवीय नगर के पीड़ित ने पुत्र के खिलाफ करवाई रिपोर्ट। और छेड़छाड़ का उलाहना दिया तो पार्षद पुत्री ने महिला का चबाया अंगूठा। वार्ड 22 का है मामला, वहीं दूसरे पक्ष ने आरोपों को ठहराया गलत। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। जिले में कई अस्पताल लाइसेंस लेने के लिए तो रजिस्टर्ड डॉक्टर का नाम पेश कर देते हैं, लेकिन इनके बजाय नौसिखिए इलाज के नाम पर जान से खिलवाड़ करते मिलते हैं। बक्तल की चौकी के पास यही हालात सामने आए और 3 अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। झोलाछाप चिकित्सकों के इलाज करते मिलने के कारण बक्तल की चौकी के पास संचालित JK हॉस्पिटल, नासिर हॉस्पिटल और अंजुमन अस्पताल के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। CMHO के अनुसार क्लिनिक में रजिस्टर्ड डॉक्टर होने पर ही इलाज का लाइसेंस दिया जाता है। इस रजिस्टर्ड डॉक्टर के नाम पर कोई अन्य झोलाछाप इलाज करना शुरू नहीं कर सकता। जांच में इन अस्पतालों में कई मरीज भर्ती मिले जिनका इलाज जारी था, वहीं मरीजों को ग्लूकोज चढ़ रही थी। मौके पर झोलाछाप ही इलाज करते हुए मिले। सर देखिए, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो भी निजी अस्पताल होते हैं वह डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जिसके दौरान वह मरीजों का इलाज करने के लिए रजिस्टर्ड होते हैं। परंतु इन तीनों हॉस्पिटलों में देख करके ये पाया गया कि डॉक्टर के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति झोला छाप मरीजों का इलाज कर रहा था। हमने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए उन तीनों ही अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। डॉक्टर्स को सूचना दे दी गई है कि भाई आप यहाँ पर नहीं मिले, तो इसलिए आपके साथ जो ये करार था हम ख़त्म करते हैं और यह रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल कर रहे हैं। उसके बाद भी हमें कहीं से सूचना मिली कि उन अस्पतालों का संचालन हो रहा है और वहाँ पर ऑपरेशन हुए हैं। इस तरह की सूचना हमें किसी के द्वारा दी गई। मैं अभी सुबह 9 बजे ही तीनों अस्पतालों में जाके आया हूँ। किसी भी अस्पताल में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है और 2 अस्पताल तो बिल्कुल बंद ही पड़े थे। एक अस्पताल साफ़ सफाई के हिसाब से उन्होंने खोला हुआ था, तीनों अस्पताल बंद थे। मेरी अब आपसे यही वो है कि आप ये संदेश सभी को दे दें कि जिसके भी थ्रू अगर वो अस्पताल चल रहे हैं, किसी भी डॉक्टर की उसमें डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वह वहाँ पर कार्रवाई होगी और झोला छाप से इलाज किसी भी तरह से नहीं करवाने दिया जाएगा। ये बक्तल की चौकी के आसपास है सर। JK हॉस्पिटल, नासिर हॉस्पिटल, अंजुमन हॉस्पिटल। अगर कोई चिकित्सक है वो कार्य करना चाहता है तो अप्लाई कर सकता है, कोई दूसरा चिकित्सक भी उनके साथ शामिल हो सकता है। अप्लाई सर देखिए, कोई भी व्यक्ति अप्लाई करेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन तो देना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर अगर हम जाएं और हमें मौके पर डॉक्टर नहीं मिले तो उसका रजिस्ट्रेशन तुरंत प्रभाव से कैंसिल किया जा सकता है। सर रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस होती है उसको दोबारा देनी होगी। उसके अतिरिक्त डॉक्टर को के ऊपर फिर कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके लिए हम आगे उनके नाम प्रस्तावित कर देंगे। हम खाली उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए बाद में झोला छाप उस अस्पताल में कार्य करता हुआ मिलता है तो जो संबंधित सेक्टर का इंचार्ज है वो उस पर FIR कराएगा। कुल मिलाकर नीम हकीम एवं झोलाछाप चिकित्सकों के विरुद्ध जहां इस तरह की सख्त कार्रवाई जरूरी है, वहीं आमजन को भी सतर्क रहना होगा। रैनी उपखंड क्षेत्र के नवलपुरा मोराड़ कला निवासी जांबाज जितेंद्र सिंह तंवर को भावभीनी विदाई दी गई।
यह वीर सपूत जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गया था। शहीद का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में किया गया। वहीं इस अग्निवीर को शहीद का दर्जा देने और परिवार के पूरा पैकेज देने की मांग करणी सेना ने की है। उधर जाबाज की पार्थिव देह पहुंचने पर बड़ी संख्या में सैकड़ों गांव के लोग मौजूद रहे और जयकारे लगाए। उनके बड़े भाई सुनील ने बताया कि जितेंद्र सिंह तंवर 3 पैरा एसएफ के पद पर कार्यरत था। वह 29 दिसंबर 2022 से जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में कार्यरत था। जितेंद्र सिंह की पार्थिव देह को उनके बड़े भाई ने मुखाग्नि दी। उधर श्री राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना के अनुसार इस अग्निवीर के परिवार को भी अन्य सैनिकों की तरह पैकेज एवं सुविधाएं मिलनी चाहिए। वहीं पूर्व सैनिक बख्तावर सिंह ने बताया कि पहले शहीद होने पर विभाग और भारत सरकार की तरफ से 1 करोड़ का पैकेज दिया जाता था, जिससे उसके परिवार का गुजारा हो जाता था। लेकिन अग्निवीर को नाम के लिए ही शहीद का दर्जा मिल रहा है और आर्थिक पैकेज नहीं मिल पा रहा। ऐसे में उसके परिवार के सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। बख्तावर सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि शहीद के अंतिम संस्कार के दौरान जनप्रतिनिधि और प्रमुख अधिकारी नदारद रहे, जो उचित नहीं है। गम इस बात का रहता है, दुख इस बात का रहता है कि अग्निवीर जैसी अगर कोई समस्या आके खड़ी हो जाए और शहादत देने के बाद भी अगर उस परिवार को, उस व्यक्ति को शहीद का दर्जा नहीं मिले और उसको वो कोई भी फैसिलिटी नहीं मिले जो एक भारत के जवान को मिलनी चाहिए, एक फौज के जवान को मिलनी चाहिए, तब दुख होता है। हमें ये शहादत देने में कोई नहीं, हमें फख्र महसूस होता है। आज हमें गर्व की अनुभूति है कि ये वो काम कर गया जो हम लोग नहीं कर पाए। इस देश के लिए काम आना और तिरंगे में लिपटना हर एक इस भारतीय की मन की इच्छा रहती है कि देश हम जब भी हमारी शहादत हो तो तिरंगे में हमारा शव लिपटे। तो ये हमारे लिए तो बड़े गर्व की बात है। सैल्यूट है मेरे भाई जितेंद्र सिंह को। पर केवल आप लोगों के द्वारा यही बोलना चाहता हूँ, अग्निवीर जैसी जो नई कोई समस्याएं, बीमारियां पैदा हुई है, इनको कहीं ना कहीं इनमें जो त्रुटियां रही है उसको सोल्व करने की जरूरत है। हर एक व्यक्ति जो इस देश के लिए मरा है, खपा है, शहीद हुआ है, उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। नवलपुरा निवासी जितेंद्र सिंह बंदीपुर श्रीनगर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए सर्च दौरान शहीद हो गए और उनकी विधवा माँ इस बात से गमगीन भी है कि उसका परिवार का संचालन कैसे होगा, क्योंकि अग्निवीर में अब जो भारतीय सेना के शहीद को जो लाभ मिलता था, जो सुविधाएं मिलती थी, शायद वह नहीं मिलेगी। इसी बात से सभी लोग आशंकित हैं, चिंतित हैं। अब देखना है कि अग्निवीर से शहीद हुए जितेंद्र के परिवार को क्या मिलता है। फिलहाल वह अपने परिवार को बर्बादी के आंसू बहाने के लिए छोड़ गया है। मैं उदय सिंह, ATL न्यूज। अलवर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। अपने सरकारी लेक्चरर पिता की जगह नौकरी पाने के इच्छुक कलयुगी बेटे ने उन पर दबाव बनाने के लिए जमकर पीटा। साथ ही पुत्र वधू सहित पिता को बंधक बनाकर शहर में घुमाते रहे। पीड़ित मालवीय नगर निवासी निरंजन लाल शर्मा ने अरावली विहार थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। शर्मा ने बताया कि उनके पुत्र अंकित ने पोते की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर अपने घर पर बुलाया। इसके बाद बेटे और पुत्र वधू ने मोबाइल छीन लिया और बिजली के तार से गला घोंटकर मारने की कोशिश की। साथ ही पिटाई के चलते सर और शरीर पर जगह जगह चोटें आई हैं। इसी दौरान शर्मा बेहोश भी हो गए। होश आने पर उन्हें जबरन गाड़ी में डालकर आरोपी शहर में घुमाते रहे। करीब 5 घंटे बाद पता लगने पर पीड़ित के बड़े भाई कृष्ण मुरारी और अन्य परिजनों ने अंकित की गाड़ी रोककर शर्मा को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया, लेकिन आरोपी वहां से गाड़ी लेकर फरार हो गए। मालवीय नगर B141 से निवासी हूँ। पुत्र ने मेरे साथ मारपीट की 2 दिन को। जो भी मेरे गाँव को क्यों मारपीट की? अच्छा, मारपीट क्यों की? वैसे ही सब उसको मूड, हाँ, पैसा मांग रहा था वो, पैसे दे दिए उसको। अच्छा, उसके बाद में उसने मारपीट की। किसने मारपीट की अब तक? पुत्र ने और पुत्र वधू ने। कब मारपीट की? 9 तारीख को। 9 तारीख को। आज तो 11 है, फिर आप रिपोर्ट आप देने आए हो? ना, कल भी आए थे हम। अच्छा, तो इन्होंने कि देख लेना, और कल भी एक दिन देख लो। अच्छा, क्यों मारा? कोई पुरानी बात ऐसी? ना, पुरानी कोई बात नहीं। क्यों मारते हैं फिर? वो सड़गी टाइप है। आप क्या करते हो? मैं व्याख्याता हूँ। रिटायर्ड हो? नहीं, ऑन सर्विस।
कहाँ पे पोस्टिंग है आपकी? मंडोरी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अच्छा, मालेखेड़ा के पास। क्या नाम है आपका? निरंजन नाथ शर्मा। आपके पुत्र क्या नाम है? अंकित शर्मा। सब मैं मौजपुर का रहने वाला हूँ। कृष्ण शर्मा मेरा नाम है। जाति मेरी ब्राह्मण है। और मुझे 4 बजे के आसपास मेरे बच्चे के फोन आया था कि पड़ोसी ने सूचना दी कि आपके भाई को उसका लड़का कमरे में बंद करके मार रहा है। मैंने अपने भाइयों से जाकर कहा, हम आज गाड़ी लेकर आए। गाड़ी लेकर आने के बाद में हमने आकर पहले सूचना पुलिस को दी। पुलिस को सूचना देने के बाद में पुलिस वालों को नंबर बताए। इन्होंने नंबर ट्रेस किए। ट्रेस करने के बाद इन्होंने कहा कि आप भी ढूंढो और हम भी ढूंढते हैं। तकरीबन 15 मिनट बाद इन्होंने हमको बताया कि एक नंबर की लोकेशन तो अम्बेडकर नगर बोल रही है, एक नंबर की लोकेशन बोल रही है मालीनगर में। तो हम मालीनगर पहुंच गए। वहीं पर हमारे पास पुलिस की गाड़ी भी आ गई थी। फिर हमने वहां जाकर गेट खोलने की कोशिश की। पुलिस ने भी कोशिश की पर बंदों ने गेट नहीं खोला। किसी ने भी, उसमें वो किराएदार थे, किसी को उन्होंने गेट नहीं खोला। फिर हम जो दूसरी लोकेशन थी अम्बेडकर के लिए चलने लगे। वहाँ हमको उसकी गाड़ी आती हुई दिखाई देगी। हमने उसकी गाड़ी पीछे गाड़ी लगा कर उसको रोका। रोकने के बाद में हमने हमारे भाई को बचाया। बचाने के बाद में हमारे भाई को हमारे कब्जे में दिया। फिर वो भतीजा जो है उसको समझाने की कोशिश करी। फिर वो तो सीधा उतार हो गया मारने पीटने पर। वो फिर बड़े भाई को पीटने लग गया था। बड़े भाई को पीटा और जो साथ थे उनके साथ में मारपीट करने लग गया। फिर हम तो साहब बचा के लिए आए। हमने पुलिस को वहाँ बुलाया। पुलिस आ गई। पुलिस ने उनको अलग भेज दिया, हमको अलग भेज दिया। कह दी सुबह आ जाना और सुबह आपकी रिपोर्ट भेज। तो आपके भाई, क्या नाम भाई का आपका? मेरे भाई का नाम निरंजन लाल शर्मा है। निरंजन लाल शर्मा। हाँ। तो क्या पोस्ट क्या करते हैं ये साहब स्कूल लेक्चरर है। स्कूल लेक्चरर। हाँ। कहाँ पे पोस्टिंग है इनकी? ये भंडोड़ी स्कूल में, सरकारी प्राइवेट? सरकारी स्कूल। वहीं थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरी जांच के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। ये आज रिपोर्ट दी है एक स्कूल व्याख्याता है निरंजन लाल शर्मा जी, जो मालवीय नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने बेटे अंकित और बहू पूजा के खिलाफ रिपोर्ट दी है कि इन्होंने पोते की बीमारी का बहाना करके इनको अपने घर पे बुलाया और फिर बंधक बना के इनको मारपीट करी और हाथ पैर बांध के और गाड़ी में लेके इनको घूमते रहे। और इन्होंने परिजनों को किसी तरीके से सूचना दी और रात को परिजनों ने आके छोड़ा। और वो मारपीट करने का कारण प्रॉपर्टी, और ये बता रहे हैं जो इन्होंने रिपोर्ट में दर्ज कराया कि बेटे ने कहा कि मैं आपको मार के और आपके बदले में नौकरी, सरकारी नौकरी प्राप्त करूंगा, जिसके संबंध में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। तो कार्रवाई होगी आगे। माता पिता जब अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो उनको एक आस रहती है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा। लेकिन यह कलयुग है, यहाँ पे एक अलग ही मामला देखने को मिलता है, जहां पर सरकारी नौकरी पाने को लेकर अपने बाप को बंधक बनाया और मारपीट की। शहर में कई घंटों तक घुमाया। उसके बाद में पुलिस को सूचना लगी। पुलिस ने मौके पर जाकर पीड़ित को छुड़वाया। मामला अलवर शहर के अरावली बिहार थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक युवक अपने पिता को धोखे से अपने घर बुलवाता है और जान से मारने की कोशिश करता है। उसके बाद उसको बंधक बनाकर पूरे शहर में घुमाता है। और जब इसकी सूचना उसके परिजनों को लगती है, परिजन मौके पहुंचते हैं और व्यक्ति को छुड़ाते हैं। व्यक्ति सरकारी टीचर है और मालाखेड़ा के पास उसकी पोस्टिंग है। फिलहाल पुलिस ने थाने में मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मैं दीक्षित कुमार, एटीएल टीवी अलवर। कल तक कांग्रेस का झंडा उठाने वाली एवं अलवर नगर निगम के वार्ड नंबर 22 से जुड़ी पार्षद सोमोती अब भाजपा के झंडे तले अपनी पार्षदी का रोब जनता पर दिखा रही है। वहीं अब आरोप लगे हैं कि पार्षद के बेटे द्वारा कथित छेड़छाड़ के मामले में जब पीड़ित उलाहना देने गए तो पार्षद पुत्री ने एक महिला का अंगूठा चबा लिया। पीड़ित पक्ष ने कोतवाली थाना पुलिस पर पार्षद पति के दबाव में रिपोर्ट दर्ज नहीं करने के आरोप भी लगाए हैं। दुकान पर सामान लेने गई थी तो ये है ना मंट का छोरा लड़का लाला, वो आया था पीछे से, दारू पी रही थी तो पीछे से छेड़खानी करके गया, मतलब हाथ फेर के गया। तो मैंने घर पे आके उसकी बहन से कही, मुझे ऐसे ऐसे करा तेरे भाई ने, तो वो उल्टी मेरे पे इंजाम लगाने लगी, तो झूठा इंजाम लगा रही है। और फिर लड़ाई बाज गई और फिर उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए, पूरे कपड़े फटे हुए हैं, ये सब रे पिन लगा रही थी इधर। तो मैंने बोला, बीच बचाव करा, मेरी नंद ने बीच बचाव करा, वो पूरे घर के हम पे लड़ने लगे, मारने लग गए और मेरी नंद का अंगूठा पूरा खा लिया उन्होंने, अंगूठा आधा चबा लिया। आरोपी का नाम क्या है? वो लाला।
कहाँ का निवासी वो आरोपी? प्रकाश नाम है, वैसे तो लाला बोलते हैं वैसे मोहल्ले में उससे। कहाँ का निवासी आरोपी? गोपाल टाकीज। ये मेरी भाभी सामान लेने गई थी परचूंदी की दुकान पे, उसको पार्षद के बेटे ने प्रकाश ने इससे छेड़छाड़ करी। इसके पार्षद ने खुद ने कपड़े फाड़े, इसके रामोतार पार्षद आए, उसने कपड़े फाड़े। हमने बोले इसको उसकी सिस्टर से बोला इसको समझा लेना, तो उसने बोला कि समझा ही नहीं, उल्टे लिपटे झिपटे करने लग गई। औरतों ने पकड़ा और देखो मेरे घूटा खा गया उसने पूरा, और मारकूट करी बुरी तरह। हमारे घर में जेंट्स नहीं थे। विवाद क्यों हुआ ये पूरा? ये छेड़ छपट के ऊपर, छेड़ छपट के ऊपर। आप उनको कहने गए थे छेड़ छपट के ऊपर? उनको बुलाया था कि उनकी सिस्टर को कि इसको समझा लेना है, छेड़ छपट कर रहा। तो भाई कौन कौन आरोपी है इसमें? उसकी बहन मोनू, उसका भांजा प्रिंस, रामोतार और सोमवती देवी, राजू, ललिता देवी और उसकी मीनाक्षी। ये सोमवती कौन है? सोमवती पार्षद। कितने नंबर वार्ड है? 22 नंबर। आरोपी कहाँ के निवासी है? गोपाल टाकीज के पीछे। उधर पार्षद, उनके पति और कुछ परिजन भी थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए देखे गए। पार्षद सोमवती का कहना है कि पानी के टैंकर को लेकर यह विवाद हुआ था। उन्होंने दूसरे पक्ष के आरोपों को गलत बताया। ये मामला है कि मैं पानी भर रही थी मैं, तो सारे खड़े थे, आपसे गाड़ी बक रहे थे मेरे को। फिर मैंने बोला तो मैंने कि खाए को गाड़ी बक रहा हूँ, मैंने कि आपसे में तुम मेरे को मैंने क्या कर लिया तुम्हारा। मैंने कि ये ड्राम हटाओ यहाँ से, हम नहीं भरने देंगे, यहाँ जगह रोक रखी है, पुरानी बात है। और तुमने हमारा आगे से सारी जगह रुकवा रखी है। तो मैंने कि भाई हम जनता को पानी तो भर रहे हैं, पानी जनता का ड्राम धरे हैं, तो जनता कहाँ जाएगी? पानी नाले में पानी नहीं आ रहा तो कहाँ जाएगी बेचारी जनता? जनता को पानी भर रहे हैं। तो वो तो आप सर में गाली गलूच करने लगे, मेरे को गंदी गाली बकने लगी, औरत भी उसकी गाली बकने लगी, पंडा भी गाली बकने लगे। और फिर मैंने गाली बकी तो मैंने की तो मेरा हाथापाई करने लग गया, वो मारने लग गया मेरे को। महिला के साथ भी हुई आपका झगड़ा? हाँ, महिला भी लक्ष्मी गाली गुच्च करके न मेरे को मारने लगी, मेरे माथा तो सब फोड़ दिया। ये आप उसका अंगूठा भी चबा के बताएं? नीचे हमने तो कोई अंगूठा कोई नहीं चाबा, वो तो गिर गई जब लगी उसका, तो हमारे कोई लेना नहीं। बेटी तो इतनी गंदी गाली काट रही है, हमारे को मार रही है, कूट रही है, हमारे बालन को पकड़ के कहते घुमा दिया, मेरे को मार दिया। हाँ जी, हाँ मैं पार्षद हूँ सोमवती देवी, 40 साल हो गई पार्षद रहता। ये 22 वार्ड में पानी की समस्या तो लगातार है, पर पता नहीं हमसे क्या दुश्मनाई कर रखी है। मार जब भी कोई बात होती है तो थोड़ा बहुत भी पानी भी नहीं भर जाता है, रह जाता है, तो नुकसान हमारा क्यों नहीं भरा, फिर लड़ाई करने लग जाती है हमारे साथ। अलवर के विजय मंदिर थाना अंतर्गत झाड़ोली गांव के पास तेज रफ्तार बस की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी की जान चली गई। दोनों हाजीपुर में शादी समारोह के कार्यक्रम में शामिल होकर खैरतल स्थित घर लौट रहे थे। मृतक रामचरण और उनकी पत्नी मंजू को परिजनों द्वारा इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दंपति को मृत घोषित कर दिया। हादसा इतना भीषण था कि दोनों उछलकर सड़क पर दूर जा गिरे। वहीं ड्राइवर बस को छोड़कर फरार हो गया। मृतक रामचरण 4 बच्चों का पिता था, जो मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वहीं गमगीन परिजनों द्वारा संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसका नाम रामचरण है। ये दोनों पति पत्नी, इसकी माँ से सास के शादी थी। ये हाजीपुर के पास उस शादी समारोह में से लौट रहे थे खैरतल। जैसे कि खैरतल में मजदूरी काम करते हैं, तो लौट रहे थे तो झाड़ोली के पास खैरतल की साइड से आती बस ने तेज गति से टक्कर मार दी और इनको घायल अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया, जहां इनको मृत घोषित कर दिया और बस को पुलिस ने जब्त कर लिया। जो चालक है वो फरार हो गया? चालक फरार हो गया। और जो पत्नी का क्या नाम है? मंजू। निवासी कहाँ के? निवासी ग्राम मोरेड़ा, थाना मालाखेड़ा। और वहीं अलवर के प्रताप स्कूल के पास छत से गिरकर एक युवक ने दम तोड़ दिया। कोतवाली थाने के एएसआई रघुवीर ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो एक युवक सड़क पर पड़ा मिला। अस्पताल लाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक संदीप जाट बहरोड क्षेत्र का निवासी था और अलवर के निजी लैब में सैंपल कलेक्शन का कार्य करता था। वह बनर्जी का बाग में किराए पर रह रहा था। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया है। ये अभी सुबह करीब 6:30 बजे सूचना मिली कि प्रताप स्कूल के पीछे कोई लड़का है जो छत से गिरकर
छत से गिरकर मर गया है, जो उसकी लाश रोड पर पड़ी हुई है। जिस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे, उसके साथी रूम पार्टनर से बात की तो उसने बताया कि इसका नाम संदीप जाट है, जो अजमेरपुर भैरव रोड का रहने वाला है। यहाँ क्या करता था? यहाँ ये कोई CCL लैब का काम करता है, कलेक्शन का काम करता है, सैंपल कलेक्शन का, यही काम अभी इतना ही। अलवर में शांति कुंज के समीप रेलवे ट्रैक के पास एक व्यक्ति का शव मिला है। मृतक की शिनाख्त जयपुर निवासी विक्की सालोदिया के रूप में हुई है। अरावली विहार थाने के सहायक उप निरीक्षक मुकेश कुमार ने बताया कि स्टेशन मास्टर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद शव को अपने कब्जे में लेकर सामान्य चिकित्सालय स्थित मोर्चरी में रखवाया गया। साथ ही जयपुर में रह रहे मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। स्टेशन मास्टर ने सूचना दी कि अज्ञात व्यक्ति की लाश रेलवे ट्रैक के बगल में पड़ी हुई है। सूचना पर मौके पहुंचा तो एक व्यक्ति की लाश ट्रैक के बगल में पड़ी हुई थी। उसके तलाशी में आधार कार्ड मिला, जिसका नाम विक्की सालोदिया, निवासी मानसिंहपुरा, रेगर बस्ती चौक रोड जयपुर का होना ज्ञात आया है। के परिजनों को सूचित किया गया है। अलवर शहर के निवासी हैदर अली वर्ष 2015 से अब तक करीब 1000 से अधिक RTI और 10 से अधिक याचिकाएं लगा चुके हैं। वे लोकतंत्र की रक्षा और भ्रष्टाचार पर अंकुश जैसे उद्देश्य के साथ अपनी आवाज उठा रहे हैं। हैदर अली अब लॉ की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अगस्त 2015 में पहली RTI लगाई थी और इसमें पूछा कि सांप्रदायिक दंगों में अब तक कितने लोगों की जनहानि और देश को कितना आर्थिक नुकसान हुआ है। 2017 में उन्होंने याचिका दायर करके मांग रखी कि सांप्रदायिक दंगों को लेकर एक अलग आयोग बनाया जाए। वर्ष 2017 में वह गुलाबी टीम का हिस्सा बने और प्रदेश की सभी शराब फैक्ट्रियों की भूजल दोहन रिपोर्ट निकलवाकर उनके ऊपर कार्रवाई पर जोर दिया। साथ ही इसे लेकर राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की। राजस्थान हाई कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाया। वहीं इस प्रस्ताव को विधानसभा में भेजा गया था। साथ ही जनता के हित में एक नया कानून बनाकर फैसला सुनाने की बात हुई। उन्होंने क्रिकेट के मैदानों में टूर्नामेंट के दौरान पानी की बर्बादी को लेकर भी संघर्ष किया। इसके बाद NGT द्वारा 8 क्रिकेट ग्राउंड पर 1 करोड़ 28 लाख का जुर्माना लगाया गया और अहमदाबाद एवं राजकोट के 2 क्रिकेट ग्राउंड के 4 बोरवेल सीज कर दिए गए। इसी से जुड़े अन्य केस की सुनवाई चल रही है। वहीं हैदर अली ने इस पूरे मामले में मांग रखी है कि IPL को बंद किया जाए, जिससे पानी की बचत हो। हैदर अली पिछले 9 साल से अपनी मुहिम में लगे हुए हैं। उनके साथ करीब 20 लोगों की टीम काम करती है। मैं हैदर अली, सामाजिक कार्यकर्ता एंड RTI एक्टिविस्ट। मैं अलवर राजस्थान से हूँ और मैंने कम से कम 1000 से अधिक तो अब तक RTI लगा चुका हूँ। जैसे करप्शन संबंधित कहीं लगा है घोटाला हुआ है, कहीं लगा है कि भाई यहाँ डॉक्टर नहीं है, यहाँ लगा कि हॉस्पिटल में टीचर नहीं है या व्यवस्था ठीक नहीं है, जहाँ पर लगता है जहाँ लगता है कि यहाँ घोटाला हुआ है उसको लेके हम RTI लगाते हैं। उसके पश्चात कम से कम मैंने 10 याचिका लगाई है, ये सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में और माननीय NGT में भी मैंने याचिका दाखिल की हुई है। और सबसे पहले जो मैंने RTI लगाई थी वो अगस्त 2015 में लगाई थी और ये गृह मंत्रालय भारत सरकार में लगाई और वहाँ पूछा है कि देश में कितने सांप्रदायिक दंगे हुए, कितनी जनमानस हानि हुई, देश के नागरिक, कितने देश के नागरिक मारे गए और उनमें कितना देश के प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ। उसके बाद हमने इस पर एक माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी और उसको सारा संपूर्ण ब्यौरा दिया कि भाई देश में कितना क्या क्या हुआ है RTI के आधार पर। और उसके बाद में हमने शराबबंदी के लिए भी एक याचिका दाखिल की थी माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर में, और उसमें हमने शराब फैक्ट्रियों का RTI डाटा निकाला कहाँ कहाँ स्थित है। सभी लगभग शराब फैक्ट्री राजस्थान में 30 के आसपास जो डार्क जोन में चल रही है, अलवर में लगभग 30 में से 21 चल रही है। और उसके बाद में हमने गुलाबी टीम थी अलवर में, उसके साथ भी हमने काम किया है। अभी आप IPL के ऊपर लेके चर्चाओं में हो, आपने क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर भी याचिका दर्ज करवाई है कि उन ग्राउंडों पे कार्रवाई की जाए या फिर उनको प्रतिबंध किया जाए, बंद किया जाए। क्या पूरा मामला है? क्या ऐसा कारण रहा कि आप क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर याचिका लगाई, ये मामला हुआ? जो क्रिकेट ग्राउंड है उनमें मैदान को हरा भरा रखने के लिए, रख रखाव के लिए, पिच को तैयार करने के लिए वह ज़मीन से पानी निकालकर ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं। उसको लेकर मैंने
एनजीटी में एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर 15 अप्रैल 2021 को माननीय एनजीटी ने एक ऑर्डर पास किया और जिसमें कहा कि प्रत्येक ग्राउंड में एसटीपी लगाया जाएगा, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा। उसके बाद माननीय उसके बाद दूसरा, जितने भी क्रिकेट ग्राउंड है उनमें हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाएगा और प्रत्येक क्रिकेट ग्राउंड में एक पर्यावरण विशेषज्ञ का गठन किया जाएगा और जितना इन इवेंट से, खेलों से जितना प्रॉफिट होता है उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा इन्वायरमेंट अवेयरनेस यानी पर्यावरण जागरूकता के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाएगा। उसके लिए माननीय एनजीटी ने जल शक्ति मिनिस्ट्री के सचिव को इसमें अध्यक्ष नॉमिनेट करते हुए कहा कि भाई आपकी अध्यक्षता में ये मीटिंग की जाएगी और दूसरा, मीटिंग के साथ साथ आपके साथ बीसीसीआई, सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सब इसमें भाग लेंगे और उसके बाद में 1 महीने के अंदर अंदर इस पे जो भी फैसला हो वो लिया जाए। लेकिन माननीय एनजीटी के आदेश होने के पश्चात जब हमको लगा कि भाई इस पर अभी तक पालना नहीं हुई, हमारे द्वारा आरटीआई लगाई गई, आरटीआई में पूछा गया, एनजीटी से पूछा गया, जल शक्ति मिनिस्ट्री से पूछा गया, लेकिन आदेशों की पालना नहीं हुई है। उसके बाद माननीय एनजीटी में हम फिर दोबारा से गए, हमने एक याचिका दाखिल की जिस पर 28 मार्च 2023 को सुनवाई हुई, जिस पर माननीय एनजीटी द्वारा जल शक्ति मिनिस्ट्री के सचिव से स्टेटस रिपोर्ट मांगी, आपने क्या कार्रवाई की। उसके बाद पता लगा कि जल शक्ति मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने अभी सबको नोटिस जारी किया, सारे क्रिकेट एसोसिएशनों को, बीसीसीआई को 2 अगस्त 2023 को हमने नोटिस जारी किया, 3 महीने का टाइम दिया है कि भाई आप इन आदेशों की पालना करें। लेकिन उसके बाद कहा कि भाई हमने देश के 26 क्रिकेट ग्राउंडों का निरीक्षण किया, जिसमें से 22 क्रिकेट ग्राउंडों के पास जमीन से पानी निकालने की कोई एनओसी नहीं थी, सिर्फ 4 के पास एनओसी थी। उसके बाद फिर से उस पर सुनवाई होती है 12 सितंबर 2023 को और माननीय एनजीटी द्वारा हम बताते हैं कि भाई इस पर अभी तक पूरी तरह कार्रवाई नहीं हुई है। माननीय एनजीटी ने फिर से जल संसाधन मंत्रालय से और केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण से फिर से रिपोर्ट, उनके जो चेयरमैन है उनसे रिपोर्ट मांगी है और उनसे कहा कि 8 सप्ताह में इस पर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करो, जिस पर 4 दिसंबर 2023 को उन्होंने रिपोर्ट पेश की। उसमें बताया देश के कुल जो 22 क्रिकेट स्टेडियम थे उनमें से 8 पर हमारे द्वारा 1 करोड़ 28 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिनमें से 2 पर हमने कार्रवाई की। श्री नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद, जिसके 2 ट्यूबवेल को सील किया गया और उसमें से सौराष्ट्र राजकोट के स्टेडियम के ट्यूबवेल को सील किया गया। उसके पश्चात उनके द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा भारत सरकार के नोटिफिकेशन है जो उसमें 29 मार्च 2023 को संशोधन किया गया है। उसमें RWH के लिए सभी क्रिकेट ग्राउंडों के लिए अनिवार्य रूप से RWH लगाएंगे। ये उसमें हमने उसमें संशोधन किया है। देखिए, जितने भी इवेंट कराती है बीसीसीआई इन क्रिकेट ग्राउंडों पर कराती है, 95% के आसपास बीसीसीआई इन स्टेडियमों को यूज करती है, ये कन्फर्म है और ये देश भी जानता है। लेकिन जब बीसीसीआई ने लिखित में दिया, एफिडेविट दिया माननीय एनजीटी में, तो कहा कि हमारा इन क्रिकेट ग्राउंडों से कोई लेना देना नहीं है, हम इन क्रिकेट ग्राउंडों को रेंट पर लेते हैं, हम मैच कराते हैं और कराकर चले जाते हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। माननीय एनजीटी द्वारा 7 दिसंबर 2023 को सभी क्रिकेट एसोसिएशनों को नोटिस जारी किया कि आप 4 हफ्ते में जवाब दीजिए। उसके बाद 21 फरवरी तक सिर्फ 2 का जवाब आया। गर्मी अधिक है और बालाकिला बफर जोन के जंगल में अब वन्य जीवों को उनके नज़दीक ही पानी मिल रहा है। वजह यह है कि एटीएल परिवार की ओर से यहां पानी के टैंकर पहुंचाने की मुहिम चलाई जा रही है। इस क्षेत्र में घूमने आए सुनील कुमार ने बताया कि यह अभियान पुण्य का काम है, साथ ही इससे अन्य लोगों को भी जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस भीषण गर्मी में वन्य जीवों को जंगल में ही पानी उपलब्ध हो पा रहा है और उन्हें भटकना नहीं पड़ता। ये बहुत अच्छी अहम हुई। इसमें जानवरों को बालाकिला पे पानी मिलता है और जो भी ये भाई अपने टैंकर डालते हैं उनको पूरा पानी कुंडों में मिलता है और जानवरों को पूरी पानी की व्यवस्था होती है। हाँ, इसी मुहिम से जो मुहिम चल रही है और भी लोगों को भी यही निवेदन है कि इसमें आगे से आगे बढ़ के उसमें जाए और वहां पे पानी का टैंकर की व्यवस्था की। तो बहुत बढ़िया है, ये पानी आता है इनकी तरफ से और वन्य जीवों को पानी मिल जाता है, पेड़ पौधों को पानी मिल जाता है जो जंगल में लगे हुए हैं।
इससे बढ़िया और क्या होगी। सबसे बढ़िया है ये इनका व्यवस्था। और भी लोग जुड़े इससे तो अच्छा है। कांग्रेस ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह पर भाजपा द्वारा कोई एक्शन नहीं लिए जाने की आलोचना की है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार कुछ महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण के मामले में दिल्ली में भाजपा सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है और इसमें भाजपा सांसद पर आरोप निर्धारित कर दिए गए हैं। इसके बाद भी भाजपा अपनी कथनी और करनी में अंतर दिखाते हुए आरोपी सांसद के विरुद्ध पार्टी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि आगामी 4 जून को जनता द्वारा भाजपा की सरकार हटा दी जाएगी, साथ ही इंडिया गठबंधन बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। माननीय उच्च न्यायालय को धन्यवाद देता हूँ और सार्वजनिक रूप से मैं स्वीकार करता हूँ कि केंद्रीय नरेंद्र मोदी सरकार पर अगर कोई अंकुश लगाया है तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने लगाया है। ये मामला पिछले 8-9 महीने से चल रहा था। महिला खिलाड़ी आरोप लगा रही थी, लेकिन पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही थी। तो माननीय उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद इसमें एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर के बाद अब उसमें आरोप तय कर दिए और जो मामला कोर्ट में, कोर्ट निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो एक तरीके से ईमानदारी का ढोंग करती है, एक तरीके से चरित्र का ढोंग करती है, एक तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ होने का ढोंग करती है, तो जो आदमी चरित्रहीन है, जो आदमी भ्रष्ट है, जो किसी मामले में दोषी है, वो दूसरे दलों में रहते वो दोषी हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी में जाते ही वहाँ एक वॉशिंग मशीन लगी हुई है, आदमी धुल करके और पवित्र हो जाता है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय उच्चतम न्यायालय को, उन्होंने संज्ञान लिया, उनके खिलाफ आरोप तय किए। अब नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को, माननीय ब्रजभूषण सिंह जी को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए और अगर वो दोषी हैं तो सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो ऐसा दोहरा जीवन जीने वाले लोगों को उच्चतम न्यायालय इलाज कर सकता है, आम आदमी के बस की नहीं है। जनता तो अब चुनाव में उनका इलाज कर रही है। अब मोदी जी जा रहे घर, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही, केवल इसलिए कि लोगों को पता लग गया इन लोगों को चाल, चरित्र और चेहरे जो दिखते हैं वो नहीं है, सब अलग अलग है। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा सीधे हाथ में, वो डायरेक्ट अपने हाथ में पेंस लिख रहा है। काम भी इतना अच्छा है, लिख भी बहुत सुंदर रहा है। ये तो लिख ही लेगा पक्का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल,
एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का नायक बताए जाने पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि भारत रत्न से सम्मानित भाजपा के संस्थापक सदस्य आडवाणी भी समझ रहे हैं कि पूरा देश राहुल गांधी के साथ है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता का विश्वास खो दिया है। मिश्रा ने कहा कि भाजपा के नेता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही से पीड़ित है। इनमें नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे शामिल हैं। देखिए, आडवाणी जी बहुत ही सुलझे हुए राजनेता हैं और उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है तो आडवाणी जी का, अटल जी का ही रहा था। अब वो व्यक्ति जिसको बीजेपी ने इस तरीके से दरकिनार कर दिया, नरेंद्र मोदी जी जब सीएम थे, गोधरा कांड हुआ था, तो अटल जी तो इनको हटा रहे थे और उन्होंने कहा कि राजधर्म यह है कि इस व्यक्ति को पद से हटाओ, लेकिन आडवाणी जी ने उसे बचाया था। और जिस व्यक्ति ने बचाया उसी को ऐसे निकाल के फेंक दिया दूध में से मक्खी। तो आडवाणी जी से बेहतर राजनीति कौन समझता है। अब उन्होंने देख लिया कि जो लोग दिन भर झूठ बोलते हैं, केवल कुर्सी ही उनके लिए सब कुछ है, देश सर्वोपरि की बात करते हैं, देश नहीं बिकने की बात करते हैं, दिन भर जो लोग देश को बेच रहे हैं। आडवाणी जी भी दुखी होकर उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ निकली कि राहुल गांधी जी ही इस देश को बचा सकते हैं, राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, राहुल गांधी जी को भविष्य का प्रधानमंत्री होना चाहिए। और मैं तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जनता जनार्दन का मन है और राहुल जी को एक बार पीएम बनने का मौका मिले तो निश्चित रूप से वो इस देश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर हैं वो सब मोदी जी से दुखी हैं। और चूंकि वो इतनी पावर में है कि उनके सामने भी कोई बोल नहीं सकता। कुर्सी पे से हटते ही देखना आप मोदी जी से कह देंगे कि आप घर जाइए, आपकी आवश्यकता नहीं है बीजेपी को। और उन्होंने बीजेपी की ऐसी ही दुर्गति कर दी। अब आप आडवाणी जी, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, उनको देख लो, राजनाथ सिंह जी को देख लो, वसुंधरा जी को देख लो, आपने यहाँ मध्य प्रदेश के सीएम थे ना शिवराज सिंह जी को देख लो। सब लोग जो सीनियर थे जिन्होंने पार्टी को खड़ा करने में ताकत लगाई थी, उन सबको दरकिनार कर दिया और जिस सिड्डी पे चढ़े उस सिड्डी को तोड़ के फेंक दिया और खुद छत पे चढ़ गए। नैतिकता के आधार पर देश की जनता जनार्दन के फैसले को सिरोधार्य करके मोदी जी इस्तीफा देंगे और राहुल जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अखिल भारतीय साहित्य परिषद अलवर और आस्था साहित्य संस्थान द्वारा अलवर के राजगुप्ता सभागार में आयोजित कवि सम्मेलन ने खूब रंग जमाया। आस्था साहित्य संस्थान के प्रवक्ता हेमंत शर्मा ने बताया कि भगवान परशुराम को समर्पित कवि सम्मेलन का शुभारंभ मां शारदे और भगवान परशुराम के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। राष्ट्रीय कवि बलवीर सिंह करुण, प्रख्यात व्यंग कवि सुरेंद्र सार्थक, अखिल भारतीय साहित्य परिषद अलवर के अध्यक्ष डॉक्टर उम्मेद गोदारा और आस्था की अध्यक्ष अनीता सोनी इनमें शामिल थी। वहीं राजेंद्र पप्पी ने सरस्वती वंदना की। बलवीर सिंह करुण ने भगवान परशुराम के पौराणिक आख्यानों की साहित्यिक व्याख्या करते हुए दिनकर जी की महान कृति परशुराम की प्रतीक्षा को संदर्भित किया। संचालन करते हुए योगेश वशिष्ठ ने भी कविता से वातावरण को ओजस्वी बना दिया। रेणु खत्री ने सामाजिक संबंधों में आई विसंगतियों पर चुटकी ली। साथ ही हेमंत शर्मा विप्र ने गीता पर आधारित रचना सुनाकर कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने का संदेश दिया। वहीं अरुण शर्मा, मनीष मनु, रविंद्र मिश्र, देवराज शर्मा, राजगुप्ता, सोनम, सुरेंद्र सार्थक और राजेंद्र तिवारी आदि ने भी रचनाएं पढ़ी। साथ ही दोनों संस्थाओं के महामंत्री योगेश वशिष्ठ ने सभी का आभार व्यक्त किया।
सागर जलाशय बदहाली का शिकार बना हुआ है। यहाँ मौजूद जागरूक नागरिक महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि जलाशय में गंदगी के कारण टूरिस्ट भी कम आ रहे हैं, जबकि यहाँ पास में मुंशी महारानी की छतरी एवं म्यूजियम भी है और इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसके बावजूद सागर की साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यहाँ शाम को असामाजिक तत्व शराब भी पीते हैं और बोतलें आदि फेंक जाते हैं। पानी में प्रदूषण की वजह से मछलियों की जान भी जा रही है। इसके अलावा सागर के चारों ओर लगी रेलिंग को तोड़ा जा रहा है। ऐसे में यहाँ आने वाले बच्चे पानी में गिर भी सकते हैं। बस अब यहाँ सबसे बड़ा यही है प्रशासन की लापरवाही। पहले यहाँ पर गार्ड था, गार्ड की वजह से यहाँ पे पूरा ध्यान रखा जाता था, लेकिन अब गार्ड ना होने की वजह से यहाँ पर लोग बाग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं और अपना बचा हुआ जो भी होता है उनका डिस्पोज करने की जगह वो इसी में डाल जाते हैं। छतरियों में छोटे छोटे बच्चे भी है, महिला छतरियों में आपके सामने हैं, देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, सीढ़ियों में उतर रहे हैं, डांस हो रहा है देखो। तो जरा सा भी इनका कुछ हो जाए, पर यहाँ है कि कोई कहने वाला सुनने वाला ही नहीं है इनको। यहाँ पर नवरात्रों से पहले साफ सफाई हुई थी और उसके बाद आपके सामने है कितना कचरा फैला हुआ है, कितनी पानी की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, क्योंकि लोग छतरियों में बैठ करके पीते हैं और बचा हुआ फिर वो इसी में डिसमेंटल कर देते हैं। तो लगभग कब से सफाई नहीं हुई है यहाँ? सफाई तो भाई साहब काफी टाइम हो गया, नवरात्रों से भी बहुत पहले सफाई हुई थी, लेकिन नवरात्रों में एक बार सफाई हुई थी तो बहुत कुछ हद तक साफ कर दिया था, लेकिन उसके बाद यहाँ कोई सफाई का दोबारा वो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ है ही नहीं। कोई कॉन्ट्रैक्टर था पहले, ठेकेदार था, वो सफाई करवाता था, अब कोई है ही नहीं यहाँ पर। अब यहाँ असामाजिक तत्व शराब वराब भी पीते हैं, सब काम होता है सब यहाँ पर, सब काम शाम के टाइम पे सब बियर बार बन जाती है यहाँ पे। प्रशासन ने पहले गार्ड लगा रखे थे, गार्ड की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि यहाँ पे ध्यान रखा जाए, कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, पानी में गिर नहीं जाए। अब ये लोग वहाँ घूमते हैं, अंदर चले जाते हैं, सारे ताले खुल गए, सारे ताले टूट गए, गेट ही गायब हो गए लोहे के। गार्ड की वजह से पहले ताले लगे हुए थे तो कोई अंदर नहीं जाता था। सनातन ब्राह्मण कल्याण फाउंडेशन और भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर काशी विश्वनाथ घाट महाआरती का आयोजन किया गया। जिला संयोजक पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि जिले में घंटाघर पर पहली बार यह कार्यक्रम हुआ है। वहीं राष्ट्रीय महामंत्री पुष्पराज शर्मा के अनुसार विश्व प्रसिद्ध काशी की गंगा आरती की तर्ज पर हुए आयोजन को देखने सर्व समाज के हजारों लोग पहुंचे। महाआरती के साथ ही यहां अयोध्या रामलला सेल्फी पॉइंट बनाया गया था। वहीं प्रदेश सचिव चेतन शर्मा ने पंचमेवा प्रसाद आदि का वितरण किया। महाआरती के दौरान काशी से आए विश्व प्रसिद्ध आचार्य कृष्णकांत शर्मा एवं उनकी टीम का सम्मान किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि महंत प्रकाश दास महाराज रहे। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव यश जोशी, शहर अध्यक्ष साहिल शर्मा, उपाध्यक्ष नवीन शर्मा, महासचिव अतुल व्यास और सचिव कामेश शर्मा आदि की मौजूदगी रही। अलवर शहर के नजदीक बाहला गांव से क्षमा शंकर गिरी आश्रम में शुक्रवार की रात्रि माता का जागरण हुआ। इसमें आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। वहीं शनिवार दोपहर भंडारे का आयोजन भी किया गया। यहां प्रसाद ग्रहण करने अनेक गांवों से लोग पहुंचे। यह आयोजन बाहला मंदिर कमेटी एवं ग्रामीणों की ओर से संपन्न हुआ। वहीं मंदिर कमेटी के सदस्य ब्रजमोहन गुप्ता और गोवर्धन प्रजापति ने बताया कि माता के जागरण में रात भर कलाकारों ने माता के भजनों का गुणगान किया। इस अवसर पर अलौकिक ज्योत प्रज्वलित हुई और इत्र एवं पुष्प वर्षा भी की गई। बानसूर के विधायक देवी सिंह शेखावत तेलंगाना प्रवास पर हैं। यहां करीमनगर पहुंचने पर राजस्थानी व्यापारियों ने माला एवं दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। विधायक देवी सिंह ने भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। अलवर के कंपनी बाग के पास पुराना सूचना केंद्र कबाड़ खाना बना हुआ है। पर्यावरण प्रकोष्ठ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार खंडेलवाल ने बताया कि तत्कालीन आयुक्त सोहनलाल नरूका ने यहां दोबारा से लोन विकसित करवाया था, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी लापरवाही कर रहे हैं। यहां लगे पेड़ सूख चुके हैं और अतिक्रमण एवं चुनाव के दौरान हटाई गई सामग्री आदि के ढेर लगे हुए हैं। अभी कुछ समय पूर्व जो नगर परिषद जब अलवर था, उस समय आयुक्त महोदय सोहन सिंह नरूका जी ने कार्रवाई करते हुए इस पार्क में जो अतिक्रमण का सामान लाकर भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये भरे भरे लॉन जो था छोटे छोटे पार्कों में ला करके डाला और ये काफी मात्रा में स्क्रैप बन चुका है।
इसकी कार्रवाई करते हुए उन्होंने 11.5 लाख रुपए का टेंडर करके इसको निस्तारण किया था और इनको हटा करके उन्होंने लॉन स्थापित दोबारा करवाया था। लेकिन नगर निगम अब बनी है जब से, उसके बाद कार्य जो नगर निगम के कर्मचारी है वो इतनी लापरवाही कर रहे हैं कि जो लॉन लगा हुआ है उसको तो नष्ट कर ही रहे हैं, इस पे जो हेज लगी पड़ी है, अशोक के पेड़ लगे पड़े हैं, उनको भी तोड़ने और सुखाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनमें इस स्क्रैप और कबाड़ की वजह से पानी भी नहीं दिया जाता। बिल्कुल, हमने इस विषय में आयुक्त महोदय जी को और नगर निगम के आयुक्त महोदय जी को लिखित में भी सूचना दी जा चुकी है, और उसके बाद भी अभी तक दुख इस बात का है कि राजस्थान सरकार में वन पर्यावरण मंत्री भी इस समय जो है वो भाजपा के आदरणीय शहर के विधायक संजय शर्मा जी हैं, उनको भी ये दिखाई नहीं दे रहा कि कम से कम ये आकर के यहाँ देखें कि ये हालत क्या हो रहे हैं, यहाँ पर कैसे लोग भ्रमण करेंगे, कैसे बचेंगे। उधर यहां मौजूद लाइब्रेरी में आए राजेंद्र कुमार ने बताया कि कबाड़ की वजह से जहरीले जीव निकलते रहते हैं, ऐसे में यहां पढ़ने के लिए आने वाले लोगों को खतरा बना हुआ है, साथ ही लोगों और पेड़ पौधों के लिए पानी का अभाव बना हुआ है। यह सरकारी लाइब्रेरी है और इसमें सरकारी चुनाव प्रचार की सामग्रियां अनावश्यक रूप से इधर उधर बिखरी हुई है, और यहाँ पर जो पौधशाला लगी हुई है नर्सरी, इसमें भी समय समय पर उद्यान कर्मियों द्वारा जल सिंचित नहीं किया जाता है, जिससे ग्रीष्मकाल ऋतु में ये वृक्ष सूख रहे हैं। यहाँ पर जो वन्य प्राणी हैं, जीव हैं, उनको भी एक निश्चित समय पर जल आवश्यक पूर्ति नहीं पा रही है। यहाँ जो नगर परिषद द्वारा कबाड़े का पूरा कबाड़ा भरा हुआ है, इसको लेकर क्या कहें, चुनाव सामग्री दुनिया भर की चुनाव सामग्री इसको घेरने का मतलब हमारा ये है सर, ये जो कबाड़ खाना है, ये एक व्यवस्थित क्रम में इसका निस्तारण होना चाहिए, अनावश्यक रूप से नहीं। और यहाँ पर समय समय पर अधिकारियों का दौरा भी लगा रहता है, मीटिंग भी आयोजित होती रहती है, और यहाँ पर पास में एक लाइब्रेरी है जिसमें समय समय पर प्रतियोगी बच्चे आकर के अध्ययन करते हैं। उनके लिए भी पानी की समस्या बनी है। पानी नहीं है, पानी नहीं है यहाँ पर। पीने के लिए व्यवस्था है? पीने के लिए यहाँ पर कुछ कैंपर लगा रखे हैं जो पर्याप्त नहीं है, अतिरिक्त कैंपरों की आवश्यकता है। और यहाँ जो कबाड़ा है इसमें इस समय गर्मी का मौसम में कोई जानवर भी निकल सकता है। बिल्कुल, लाइब्रेरी में आप लोग पढ़ते हैं तो हाँ, कभी कभी समय पर कुछ जानवर निकल जाते हैं, यहाँ पर सांप वगैरह निकलने का डर रहता है। इसका एक ठीक प्रकार से निस्तारण होना चाहिए। केदारनाथ में अलवर के भक्तों द्वारा भंडारे का 10 मई को शुभारंभ हुआ। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। यह भंडारा केदारनाथ धाम में भैरव मंदिर मार्ग पर हंस कुंड के सामने हो रहा है। इसके आयोजन में से अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति और श्री बाबा केदारनाथ धाम सेवा समिति के सदस्य जुड़े हुए हैं। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत
काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मालाखेड़ा पंचायत समिति में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के कर्मचारियों ने परिंदे लगाए। विकास अधिकारी सुशीला यादव ने बताया कि विभाग की ओर से गर्मियों में पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है। इसी कड़ी में पंचायत समिति परिसर में पेड़ों पर परिंदे लगाए गए हैं। अन्य पंचायत मुख्यालयों पर भी यह दौर चलेगा। मालाखेड़ा के पैरा एथलेटिक्स सुनील कुमार साहू को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। उन्होंने जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 10 गोल्ड मेडल सहित कई पदक प्राप्त किए हैं। इस मौके पर राजस्थान इंस्टीट्यूट के पदाधिकारियों ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसके लिए कठिन परिश्रम, सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प जरूरी है। सुनील कुमार साहू इसके उदाहरण हैं। वहीं इस दौरान विषय विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप साहू, संजोग यादव, किरण यादव, डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी, डॉक्टर देशबंधु चौधरी आदि उपस्थित रहे। समता आंदोलन समिति की ओर से रविवार को अलवर शहर के ब्राह्मण छात्रावास में स्थापना दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण शर्मा होंगे। इसे लेकर शनिवार को ब्राह्मण छात्रावास में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान रामोतार सिंह चौहान, योगेश वशिष्ठ और ब्रजेश पांडे आदि मौजूद रहे। वहीं स्थापना दिवस कार्यक्रम में हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ भी होंगे। साथ ही वर्तमान ज्वलंत समस्याओं को लेकर चर्चा की जाएगी। मालाखेड़ा SDM ने कृषि भूमि पर प्लॉटिंग और अतिक्रमण के मामलों में जांच के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि क्षेत्र में कई जगह यह सिलसिला जारी है। साथ ही सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं SDM की हिदायत पर तहसीलदार ने निरीक्षण किया और पटवारियों से भी रिपोर्ट मांगी गई है। खेती बाड़ी की जमीन पर प्लॉटिंग के विरुद्ध तहसीलदार मेघा मीणा ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। हालांकि ऐसा करने वाले लोग दबाव डालने का प्रयास भी कर रहे हैं। उधर SDM के अनुसार संबंधित पटवारी की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद संबंधित खातेदार एवं प्लॉटिंग करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसमें प्लॉटिंग करते हैं जिससे एक ही बीघा ज़मीन पर कई लाख रुपए का राजस्व नुकसान होता है सरकार को। तो इस पर प्रभावी कार्रवाई के लिए क्या निर्देश हैं? हाँ, मीडिया के माध्यम से मेरे प्रसंज्ञान में आया है कि उपखंड क्षेत्र मालाखेड़ा में जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनके द्वारा कृषि भूमि को क्रय करके उन पर प्लॉटिंग की जा रही है, जबकि उन्होंने भू रूपांतरण नहीं कराया है। वो एक नियम विरुद्ध है और उसके लिए धारा 90 की कार्रवाई तहसीलदार के द्वारा की जाती है। कन्वर्जन कराने के लिए, भूमि रूपांतरण कराने के लिए वाद किया जाता है कि भूमि रूपांतरण से सरकार को आय होती है, और यदि कोई खातेदार भूमि रूपांतरण नहीं कराता है तो धारा 177 का प्रकरण तहसीलदार के द्वारा उपखंड अधिकारी न्यायालय में दर्ज कराया जाता है। उसकी कृषि भूमि को सेवायत घोषित कराने के लिए उसका निर्माण कार्य या प्लॉटिंग कार्य वो भी मेरे द्वारा स्टे जारी करके रुकवाया जाता है। तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि मेरे क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि रूप में कोई व्यक्ति है वो प्रयोग कर रहा है तो उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो, उसको भूमि रूपांतरण कराने के लिए बाध्य किया जाए। मालाखेड़ा के चोमू स्थित नरसिंह भगवान मंदिर में शिव महापुराण कथा आयोजित हो रही है। इस दौरान कथावाचक कमलदास महाराज ने कहा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी कार्य सिद्ध होंगे और सुख समृद्धि बनी रहेगी। केवल इंसानियत और मानवता के रास्ते पर चलते हुए सेवा भाव कायम रखें। वहीं कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं मौजूद रही। अकोपुर क्षेत्र में तेज बरसात के दौरान बिजली गिरने से पहाड़ी स्थित पेड़ पौधों में आग लग गई। हालांकि बरसात के चलते थोड़ी देर बाद आग बुझ गई। ग्रामीण ताराचंद प्रजापत और मोहित शर्मा के अनुसार तेज गर्जना के साथ अचानक पहाड़ पर बिजली गिरी और एक पेड़ पर आग भी नजर आई। इसे लेकर रेंजर राजेंद्र शर्मा को भी सूचना दी गई। बरसात के मध्य लगती आग का दृश्य देखने लोग भी इकट्ठे हो गए। जब बहुत तेज बिजली कड़की तो एकदम से धुआं उठा, तो सभी लोग देख रहे थे, जबरदस्त धुआं उठा और धीरे धीरे वो लुक उठने लग गई, आग लग गई पहाड़ में देखते ही देखते। कैसा अनुमान लगा सकते हो? मतलब अनुमान ही लगा सकते हो कि बिजली गिरी है? अनुमान बिजली गिरी है ऐसा सब बोल रहे हैं कि भाई बिजली गिरी है। और तो इतनी अचानक एकदम से ऐसा आग कैसे लगती है ना, नहीं पहाड़ में इस प्रकार से आवाज मतलब जो आग लगी हुआ ऐसा नहीं हो सकता। तो मतलब बरसात भी आ रही है, बुझ गई है ना? अब तो बुझ गई, बरसात आ गई।
सरिस्का स्थित पांडुपुल हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गर्मी के बावजूद सरिस्का सदर गेट पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। तेज गर्मी और लू के थपेड़ों के मध्य भी पांडुपुल हनुमान जी महाराज के प्रति उनके भक्तों की आस्था उमड़ रही है। गौरतलब है कि सरिस्का गेट श्रद्धालुओं के लिए शनिवार और मंगलवार को खुला रहता है। यहाँ के महाभारत कालीन मंदिर में शयन मुद्रा में बजरंगबली बाबा की प्रतिमा विराजमान है। और वहीं सरिस्का बाग परियोजना में रोक के बावजूद पॉलीथीन और प्लास्टिक अभी भी बिखरे हुए नजर आ जाते हैं, जबकि बार बार वन विभाग प्रशासन द्वारा सरिस्का आने वाले लोगों को निर्देशित किया जाता है। वही सूचना चस्पा की हुई है कि इस तरह की सामग्री जंगल में न डाले, क्योंकि इससे वन्य जीवों को नुकसान होता है। शनिवार को भी सरिस्का सदर गेट के समीप सांबर का शावक बाहर के लोगों द्वारा फेंके गए खाद्य पदार्थ खा रहा था। वहीं उसके समीप पॉलीथीन आदि पड़ी हुई थी। पूर्व में ऐसी घटनाओं में वन्य जीवों की जान भी जा चुकी है। इसके बावजूद लोगों में जागरूकता का अभाव देखने को मिल रहा है। पॉलीथीन संबंधी जो भी चीज़ अंदर लेकर जा रहे हैं उनको सब पर रोक लगा रखी है। गेट पर ही उसको जब्त की जा रही है। तो ये जो मंदिर के लिए भंडारे आदि और जो फलों का जो लेके जाते हैं अंदर बंदरों को डालने के लिए, उनके लिए क्या दिशा निर्देश हैं? ऐसा किसी भी पर्यटक या जो मंदिर दर्शनार्थी हैं उनको सबको समझाइश की जा रही है कि कोई खाद्य सामग्री न डाले। पहली बार तो हम गेट पर ही खाद्य सामग्री को रोक रहे हैं। यहाँ पर पॉलीथीन संबंधी है, खाद्य सामग्री है, उनको समझाइश की जा रही है। जैसे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं तो उनके लिए पानी की प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम, गर्मी का भी मौसम है तो पानी पीने के लिए एक बोतल तो जरूर आवश्यक है बच्चों को। लेकिन कोई अवहेलना या कोई बोतल अगर रास्ते में भगाता है तो जुर्माना लगाया जाता है। स्टाफ को अलर्ट कर रखा है। जहाँ जहाँ खाद्य सामग्री डाली जाती है मंदिरों में या मेन स्पॉट पर, वहाँ पर स्टाफ को तैनात किया जाए। राव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एवं रामानुजन कैरियर इंस्टीट्यूट की ओर से प्रतिभा खोज कार्यक्रम का पारितोषिक वितरण संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम राजगढ़ में नारायण विहार स्थित किरजी के प्रांगण में आयोजित हुआ। इस दौरान अध्यक्षता राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राव सज्जन सिंह ने, जबकि मुख्य अतिथि डॉक्टर सवित्रा यादव रही। सर्वप्रथम अतिथियों ने मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। वक्ताओं ने बताया कि प्रतिभा खोज कार्यक्रम आदिवासी क्षेत्र में उठाया गया एक सराहनीय कदम है। प्रतिभा खोज में कक्षा 5 से 12 के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसमें 60 छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रभुदयाल शर्मा, मन्नू शर्मा, महेंद्र अवस्थी, कैलाश टोंक, माता दीन वर्मा, हजारी लाल और आसम खान आदि मौजूद रहे। राव शिक्षा समिति और रामानुजन कैरियर इंस्टीट्यूट की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जो कि पिछले 5 मई 2024 को इसका परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस प्रतिभा खोज परीक्षा में 4 ग्रुपों के टॉप 3 स्टूडेंट्स को हमने नगद राशि और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके साथ इन चारों ग्रुपों में 60 स्टूडेंट्स को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर राव सज्जन सिंह और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सवित्रा यादव रही। इस प्रतिभा सम्मान में सवित्रा यादव जी ने अपने विचार प्रकट किए और उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाएं बहुत हैं, केवल जरूरत है उनको निखारने की। इसलिए ये संस्था पिछले कुछ वर्षों से इस तरह की खोज प्रतियोगिताओं की आयोजन करता हुआ आ रहा है। आगामी दिनों में भी या आगामी वर्षों में इसी तरह की प्रतिभा खोज परीक्षाएं संस्था द्वारा संचालित की जाएंगी। विराटनगर क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर मोटरसाइकिल सवार की मृत्यु हो गई। बिलवाड़ी में मेडिकल स्टोर संचालक मामरा सैनी शुक्रवार देर शाम अपनी दुकान को बंद कर विराटनगर जा रहा था। इसी दौरान उसे ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। विराटनगर थाना एएसआई श्रवण सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर ली है। बड़दोमेव कस्बे के समीप ग्राम दिनार में खेत में काम कर रहे किसान को जहरीले जीव ने काट लिया। इसके चलते 55 वर्षीय छोटेलाल जाटव की मौत हो गई। मृतक के पुत्र नरेंद्र ने बताया कि उसके पिता खेत में कपास के लिए क्यारी बना रहे थे। इसी दौरान उन्हें किसी जहरीले जीव ने डंक मार दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों ने छोटेलाल जाटव को मृत घोषित कर दिया। मेरे पिताजी खेत में काम कर रहे थे, आज कपास के लिए क्यारी बना रहे थे। क्यारी बनाते हुए उनको किसी जहरीले जानवर ने काट लिया था और काटने के दौरान जैसे ही घर आए, वो घर आने के बाद हमें बताया कि मेरे के हाथों में दर्द हो रहा है और आंखों से दिखना बंद हो रहा है।
और उस समय उन्होंने खाना भी खाया था। खाना खाने के बाद जैसे हमें पता लगा कि वो उनका दिखना बंद हो रहा है, तो हम लेके तुरंत हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल में उनको मृत घोषित कर दिया गया। खैरतल के निकटवर्ती भोजपुर गांव में बीजासन माता की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ। इसके तहत कलश यात्रा का आयोजन भी किया गया, साथ ही मेला भरा। इस मौके पर आयोजित सम्मान समारोह में पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा सहित अशोक डाटा, हरीश रोगा, सूरजभान चौधरी, मिर्चमूल और घनश्याम भारती आदि का सम्मान किया गया। गांव के मुखिया पेशुराम ने बताया कि भोजपुर गांव में बीजासन माता का भव्य मंदिर निर्माण हुआ है। इसमें देश भर से सैकड़ों भक्त पहुंचे। साथ ही 19 गाँव के भंडारे का आयोजन भी किया गया। तिजारा के गोठड़ा गांव में गत रात्रि पुलिस चौकी के पास से 6 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी कर ली गई। इस चौकी का कोई भी फायदा ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। कुछ दिन पहले भी गांव में चोरी की वारदात हो चुकी है। लोगों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के चलते रात में चोरियां हो रही हैं। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से जल्दी चोरों को पकड़कर सामान जब्त करने की मांग की है। बाबूजी जानना चाहेंगे, आपकी दुकान का ताला टूटा है तो कितना नुकसान हुआ है? कम से कम ना तो मेरे ख्याल से नगद है 800-900 रुपया। अच्छा। और ठंडा है, सिगरेट है, बीड़ी है, ये वगैरह वगैरह और है। और घबरा हम तो देवन के वो अभी चेक करेंगे जब मालूम पड़ेगा। के लिखड़ो है। अब चेक करेंगे जब पता लगेगा। अरे 8-9 महीना फेर हो गई। हाँ, पहले भी हुई है 8-9 महीना पहले भी। हाँ, पहले 10-15 हजार का नुकसान। तो पुलिस में रिपोर्ट करवाई है तो वो क्या कहते हैं? पुलिस में रिपोर्ट करवाई है कि पहले कहीं वो आया जब जन बोलो हाँ साहब आप केयर करेंगे, फिर चौकी पे आदमी छोड़ा आएगा, फिर भी मतलब पुलिस चौकी के सामने ये घटना हुई। पुलिस वाला सूतो है, वो मैं लाइट बंद और लाइट चालू है, आज बंद भी नहीं। भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर सरकार द्वारा छुट्टी के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन भिवाड़ी और खिजूरीबास में कुछ विद्यालय चलते हुए दिखाई दिए। उधर सीबीओ श्याम सिंह ने बताया कि सभी विद्यालयों को छुट्टी के लिए पाबंद कर दिया गया था। इसके बावजूद खुले स्कूलों की जांच कर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। टपुगड़ा में ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। समाज अध्यक्ष अनिल शर्मा के नेतृत्व में मुख्य बाजार स्थित परशुराम भवन में हवन यज्ञ एवं आरती हुई। साथ ही श्री सियारामगढ़ मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भगवान परशुराम की शोभा यात्रा सियारामगढ़ मंदिर से प्रारंभ हुई। विप्र फाउंडेशन ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर रामोतार कौशिक, अशोक शर्मा, महेंद्र शर्मा, शिव कुमार, सुनील शर्मा और भागवत शर्मा आदि इस मौके पर मौजूद रहे। भंडारा 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक खूब ज़ोर शोर से भंडारा कार्यक्रम चला। सुबह यहाँ परशुराम भवन में काफ़ी संख्या में गायत्री परिवार के जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा ब्राह्मण समाज के सभी कार्यकर्ता और अन्य प्रबुद्ध वर्ग के जो लोग थे उनके साथ में खूब सामूहिक यज्ञ किया गया, प्रसाद वितरण किया गया, शांति पाठ किया गया। इसके बाद में गढ़ वाले मंदिर के अंदर रथ यात्रा निकाली गई। चांदी के रथ के अंदर भगवान परशुराम को ऐतिहासिक यात्रा निकाली गई और सभी लोग धूमधाम से उसमें साथ रहे। प्रशासन का पूरा सहयोग रहा और पुलिस का विशेष सहयोग रहा, मीडिया का पूरा सहयोग रहा, प्रवासियों का सहयोग रहा। उसके बाद में पूरे नगर परिक्रमा के बाद में विशाल महा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाले थे आज की ये हेडलाइंस पर। झोला छाप डॉक्टर मिलने पर 3 अस्पतालों के लाइसेंस किए निलंबित। सीएमएचओ ने बक्तल की चौकी क्षेत्र में की कार्रवाई। आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद जाबाज जितेंद्र को दी अंतिम विदाई। रैनी के नवलपुरा के थे निवासी। सरकारी नौकरी की चाहत में पिता पर हमला कर बनाया बंधक। मालवीय नगर के पीड़ित ने पुत्र के खिलाफ करवाई रिपोर्ट। और छेड़छाड़ का उलाहना दिया तो पार्षद पुत्री ने महिला का चबाया अंगूठा। वार्ड 22 का है मामला, वहीं दूसरे पक्ष ने आरोपों को ठहराया गलत। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें
जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।